अस्सलाम वालेकुम, आई एम हुसैन साजिद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल्स और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग को करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो इस फेसबुक पेज हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूज़र नेम है, इसको लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए, सेम यूज़र नेम है हुसैन साजिद ऑफिशियल। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप आसानी से इस चैनल पर देखते रहें और बहुत सारा नॉलेज आप यहां से गेन करते रहें। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे बातचीत कर सकते हैं और यहाँ पर एक व्हाट्सएप का बटन भी है, इसके थ्रू आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का कोर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। कि प्रॉब्लम आपकी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारे मसले मसाइल आते होंगे और आप उनको सॉल्व भी करते होंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी चीज़ का नाम है कि अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस में से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उसके लिए फाइंड आउट करना। इस प्रोसेस का नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग रखा गया है। इसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। हमारे डेली लाइफ में बेतहाशा डेली में प्रॉब्लम्स आते हैं जिनके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं और आप उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन तलाश करते हैं। और हर जो प्रॉब्लम होती है उसका नेचर डिफरेंट होता है। वो एक तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं और वो ज़्यादा अटेंशन चाहती हैं ताकि आप उसके बेस्ट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकें। प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट मेथड से सॉल्व की जा सकती है। एक मेथड जो हो सकता है वो फास्टर हो सकता है दूसरे की निस्बत, एक मेथड लेस एक्सपेंसिव होता है दूसरे की निस्बत, और कुछ मेथड्स जो होते हैं वो रिलायबल ज़्यादा होते हैं दूसरों की निस्बत। तो हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड को अडॉप्ट करते हैं जो फास्टर हो, लेस एक्सपेंसिव हो मतलब सस्ता हो, और मोर रिलायबल हो बाकी सॉल्यूशंस में से। तो हम उस सॉल्यूशन को बेस्ट सॉल्यूशन का नाम देते हैं। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और कम्प्लेक्स लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और किस तरह यूज़ करते हैं ताकि आप कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स डेवलप करते हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रोग्राम्स जो होते हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली जो कि प्रोग्रामर्स लिखते हैं, और एक जो प्रोग्रामर होता है उसके पास ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का स्किल सेट मौजूद होता है। तो हम जो है इस कोर्स के अंदर तीन चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के तीन मेथड होते हैं। एक होता है एल्गोरिथम या उसको सूडो कोड का नाम भी दिया जाता है, फ्लो चार्ट दूसरा मेथड होता है, और प्रोग्राम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए ये तीसरा मेथड है। एल्गोरिदम क्या है कि जनरल आपने एक प्रॉब्लम लिखी और उसका सॉल्यूशन आपने लिख दिया। ये कोई किसी भी कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये एल्गोरिदम या सूडो कोड वाला सॉल्यूशन ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये टोटली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है। ये आप नॉर्मल पेपर के ऊपर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्लो चार्ट जो होता है ये आप पेपर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर आप देखते हो डायग्राम्स आपने अक्सर देखी होंगी। डायग्राम्स के थ्रू चीज़ों को समझाया जाता है कि उधर सिंबल्स डिफरेंट यूज़ किए जा रहे होते हैं और उसके अंदर फॉर्मूलाज भी लिखे होते हैं, इंडिकेशंस होती हैं, एरोज यूज़ हो रहे होते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। और तीसरा आता है हमारे पास प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, इसके बेनिफिट्स हमें क्या होते हैं कि प्रोग्राम जो होता है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जस्ट बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को वो बता रहा होता है आपने किस किस तरह से काम करना होता है, तो कंप्यूटर जो होता है वो काम करता जाता है। कंप्यूटर को आप टास्क को बार बार और जल्दी करने के लिए किसी भी काम को, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसको आप रिपीट करना चाहते हो, बार बार वो प्रोसेस करना चाहते हो और आप उसको फास्टली करना चाहते हो, तो कंप्यूटर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को विद इन सेकेंड्स उसको प्रोसेस कर लेता है, बहुत फास्टर काम कर रहा होता है। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस जो होती हैं वो एक सेकंड के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। और
इसकी जो स्पेशलिटी क्या है कि ये एक प्रॉब्लम का जो रिजल्ट्स है वो उस रिजल्ट को डिफरेंट वे में आपको शो करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। और जो होता है प्रॉब्लम है उसको ये मोर एफिशिएंटली उसको प्रोसेस करता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है कि एक ह्यूमन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसको टाइम लग जाएगा। आपके पास 50 बच्चों का रिकॉर्ड हो और आप उन सब के मार्क्स जो है वो ऐड करना चाहते हो, उनकी एवरेज निकालना चाहते हो और उनकी परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो एटलीस्ट हमें कुछ मिनट्स लगेंगे। घंटे की बात हम नहीं करते, लेकिन मिनट्स में प्रोसेसिंग होगी। लेकिन जो कंप्यूटर है वो एक आधे सेकंड के अंदर ही इस सारे प्रोसेस को सॉल्व कर देता है। तो इतना फास्टर होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो। प्रोग्रामर क्या होता है कि प्रोग्रामर जो वो पर्सन होता है जो आपके इस कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख रहा होता है। तो उसने जब प्रोग्राम लिखना होता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, तो उसको बहुत सारे, एक अच्छा प्रोग्रामर जो होता है उसको एक स्टेप्स के थ्रू काम करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि उसके लिए आसानी होती है उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को बनाने में। और इसका बेनिफिट भी होता है कि नेक्स्ट आने वाला पर्सन भी जो होता है, अगर वो दरमियान में काम छोड़ के चला जाता है तो वो आसानी से उसको उसी तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके लिए डिफरेंट फेजेस हैं, स्टेजेस हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए। और आपके पास जो प्रोग्रामर होता है इसको उन सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है, उसके ये 5 स्टेप्स हैं। पहला क्या होता है कि डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। आपका जो प्रॉब्लम है पहले तो आप उसको अंडरस्टैंड करते हो क्या ये प्रॉब्लम है, और फिर आप उसको एनालाइज करते हो। उसके अंदर एक एक पॉइंट, एक एक रिक्वायरमेंट, हर एक चीज को आप एनालाइज करते हो। तो जब तक आपको प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा आप उसके लिए सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे, या आप उस प्रॉब्लम के नेचर को नहीं जानते तो आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं किया आपने, तो आप उसका अच्छा सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। आपकी लाइफ में बहुत बार होता होगा आपने किसी मसले को हल कर लिया है और जब आपने वो काम पूरा कर लिया होता है तो उस वक्त आपको याद आता है वो इसका तो इससे भी आसान एक सॉल्यूशन मौजूद था, मैंने वो क्यों नहीं यूज़ किया और मैं इतना लंबा चौड़ा काम का इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढता रहा पहले। सेकंड स्टेज आती है कि फर्स्ट स्टेज जो थी डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेज आती है और ये स्टेज क्या होती है, डिजाइनिंग द एल्गोरिथम। कि आपने एल्गोरिथम डिजाइन करना होता है कि आप किस तरीके से इस मसले को आपने सॉल्व करना है, किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप उसके लिए एक पैटर्न, एक डिजाइन, एक तरीकाकार बनाते हैं कि उस पैटर्न के थ्रू आपने सॉल्व करना है। जिस तरह से कि आपने कहीं पर जाना होता है तो सबसे पहले आप ट्रैवलिंग का मोड डिसाइड करते हो कि आप वहां पे कैसे ट्रैवल करके जाना चाहते हो। क्या आप मोटर बाइक के थ्रू वहां पे जाना चाहते हो, क्या आप बस या वैन के थ्रू जाना चाहते हो, क्या आप ट्रेन के थ्रू जाना चाहते हो, या आप जो है वो एयरप्लेन के थ्रू जाना चाहते हो, तो आप उसके लिए मोड डिजाइन करते हो। वैसे ही हमने यहाँ पर प्रॉब्लम का एल्गोरिदम डिजाइन करना होता है। एल्गोरिदम आपको मैंने बताया एक नॉर्मल, एक जनरल स्टेप्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिपेंडेंट नहीं होते। नेक्स्ट इसका जो स्टेज आती है वो होती है कोडिंग। अब आपने कोडिंग करनी है उस एल्गोरिदम को बनाने के बाद। कोडिंग जो होती है वो आप किसी ना किसी लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए करते हैं। अभी हम अगले स्लाइड्स के अंदर आगे चल के देखेंगे कि लैंग्वेजेस कितनी होती हैं, किस तरह की होती हैं। तो आपने किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसका कोड रेडी कर लिया है। उसके बाद आपने नेक्स्ट फेज क्या होता है कि प्रोग्राम को टेस्टिंग करनी है कि कहीं पे बीच में एरर्स तो नहीं है, क्या जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग मेरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, क्या इसमें कहीं पे कोई मसला मसाइल रह तो नहीं गया। तो आपने उसको टेस्टिंग करनी होती है थॉरोली, एक एक स्टेप आप उसका चेक करते हो कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी और कैसे चीज हो रही थी। लास्ट स्टेप जो आप इसका करते हो वो होता है फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। कि टेस्टिंग के बाद जब ओके की रिपोर्ट आ जाती है तो आप एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो, एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है जिसके अंदर उस प्रोग्राम, उस सॉफ्टवेयर के बारे में हर एक बात लिखी होती है कि
कि मसला क्या था, किस किस तरीके से आपने उस मसले को सॉल्व किया और कौन कौन से स्टेप्स में से आप गुजरे, पहले आपने क्या किया, फिर क्या किया, कितनी फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, किस फाइल में कौन सा डेटा है, किस फोल्डर में कौन सी फाइल्स है, ये सारी चीज़ें आप उस डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हो। क्यों लिखते हो? कि कल को जब कोई दूसरा प्रोग्रामर इसी सेम सॉफ्टवेयर पे काम करेगा तो उसको किसी भी तरह का मसला मसाइल ना हो, इसलिए आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो ये चंद स्टेप्स थे, स्टेजेस थी, जहां से एक अच्छे प्रोग्रामर्स को गो थ्रू होना पड़ता है, वरना कुछ सॉफ्टवेयर की डेडलाइंस में मसला आ जाता है, टाइम पे पूरा नहीं हो पाता, या करने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर तो फलां भी चीज़ करनी थी, फलां भी करनी थी। तो इसलिए इन स्टेप्स से गुजरना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह उर्दू है तो उर्दू के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उर्दू लैंग्वेज के कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको यूज़ करते हुए, ग्रामर्स को यूज़ करते हुए आप उर्दू के सेंटेंसेस बनाते हो। इसी तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, पंजाबी एक लैंग्वेज है, उनके अपने अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, अपने उसके अंदर सिंबल्स हैं चीज़ों के, और उनका अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, जिस तरह डॉट है, कॉलन है ये इंग्लिश के अंदर, तो इनका एक अपना मीनिंग है। ठीक है, सो इनसे मिलकर आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस बनती है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कोड्स होता है, उनका कॉम्बिनेशन जब वो बनता है तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रेडी हो जाती है। दो टाइप्स की, दो नेचर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं कि दीज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। ये कंप्यूटर हार्डवेयर तो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहा होता है, लेकिन इंसानी लैंग्वेजेस का दूर दूर तक इससे वास्ता नहीं होता। मतलब जो वर्ड्स, जो लेटर्स, जो सिंबल इसमें यूज करते हैं, इंसान एक दूसरे से बातचीत करने में वो लेटर्स, वो सिंबल्स यूज नहीं करते किसी भी लैंग्वेज के अंदर। कंप्यूटर जो है लो लेवल लैंग्वेजेस को इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है, बट इंसान उन लैंग्वेजेस को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। Writing program in low level language required deep knowledge of the internal structure of the computer hardware। कि अगर आप एक लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप एक प्रोग्रामर हैं, तो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर का डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर काम करते हुए। दो टाइप्स होती हैं इसकी, लो लेवल लैंग्वेजेस की। पहली होती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है कि अ टाइप ऑफ लैंग्वेज in which instructions are written in binary form is called machine language। binary form क्या होती है? 0 and 1, ये दोनों मिलकर एक बाइनरी लैंग्वेज बनाते हैं। लाइक 1 0 0 1 0 1 0 1, इट इज अ लेटर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स 0 and 1, और इससे कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई सिंबल बनता है, और कंप्यूटर को ये 0 और 1 ही लैंग्वेज समझ आती है। इट इज द ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड के, एंड इट इज नोन एज द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ये लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर बस इसी ही जबान को समझता है और कोई जुबान नहीं समझता। Programs written in machine language can be executed very fast by the computer। कंप्यूटर जो है चूंकि वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, तो इसलिए वो जल्दी उसको अंडरस्टैंड करते हुए जल्दी फास्टली उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। जिस तरह आपकी मदर लैंग्वेज है वो आपको रटी होती है, एक एक वर्ड, एक एक चीज़, तो कोई बंदा इशारा भी करता है तो आप फौरन समझ जाते हो कि यार ये हमारी लैंग्वेज में इसका ये मीनिंग है, और आप फौरन वैसा कर देते हो। ठीक है, लेकिन किसी और लैंग्वेज का, आप पंजाबी स्पीकिंग है और आपके सामने कोई पश्तो स्पीकिंग आ जाए, और वहाँ के रहने वाला हो जहाँ पर पश्तो स्पीक की जाती है, तो वहाँ के डिफरेंट सिंबल्स होंगे, डिफरेंट सिग्नल्स होंगे जो कि पंजाबियों को समझ नहीं आते होंगे। तो इसलिए पंजाबियों के लिए उनकी कही हुई बात पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा। वैसे ही पश्तो के लिए
पंजाबी बंदों की बात कही हुई इजीली अंडरस्टैंड नहीं होती और उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी। एवरी कंप्यूटर हैज इट्स ओन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सिर्फ बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको अंडरस्टैंड करना। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट एंड टेक लॉट्स ऑफ टाइम। कि आपने प्रोग्राम लिखा है मशीन लैंग्वेज में, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम काम है और इसको आपको बहुत टाइम लगेगा लिखने में भी। दूसरी लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर लैंग्वेज होती है। इसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज किए गए इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। ठीक है, ये जो सिंबल्स हैं इनको निमोनिक्स कहते हैं। क्या? निमोनिक्स। फॉर एग्जाम्पल सब, ये एक वर्ड इसके अंदर यूज हो गया। सब एक सिंबल है, इसका मतलब है सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स। तो पहले आपको 1 0 के फॉर्म में बताना होता था कि इसको माइनस करो, नंबर भी 0 1 में, और माइनस के लिए भी बताना है, सब्ट्रैक्ट करना है वो भी 0 1 में बताना है, और दूसरा नंबर है वो भी 0 1 में। लेकिन यहाँ पे सब के आगे 2 नंबर लिख देंगे तो वो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा, पहले में से दूसरा नंबर माइनस कर देगा। तो निमोनिक्स यूज हुए। ये एडवांसमेंट थी इस असेंबली लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज की निस्बत। प्रोग्राम्स इन असेंबली लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज आर इजियर देन मशीन लैंग्वेज। जाहिर बात है SUB का याद रखना आसान है 2 नंबर्स को माइनस करने के लिए, अदर देन कि आप 0 1 में उसको बताएं कि ऐसे करो वैसे करो। असेंबली लैंग्वेज मोस्टली जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए आजकल इस्तेमाल की जा रही है। आगे बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। ये जो होती हैं ये इंसानी लैंग्वेजेस के बहुत क्लोज होती हैं। दे आर ईजियर टू अंडरस्टैंड। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो इंग्लिश में लिखी होती है, लाइक इनपुट प्रिंट, आपको फौरन समझ आ जाता है। इनपुट लिखा है, कुछ ना कुछ आपने इनपुट करना है, एंटर करना है, जो कि कंप्यूटर उसको लेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा। प्रिंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले करना, दिखाना किसी चीज़ को। तो कंप्यूटर के लिए बहुत ही आसान हो जाता है किसी चीज़ को, हमारे लिए कंप्यूटर तो उसको अंडरस्टैंड कर ही रहा होता है, हमारे लिए प्रिंट लिखा हुआ तो अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। अच्छा, ये चीज़ अब जो मैं लिख रहा हूँ ये उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। इनपुट का मतलब है कि ये स्क्रीन पर मेरे से कुछ ना कुछ कहेगा कि मैं टाइप करूँ, एंटर करूँ, और इसमें इनपुट होगी। और हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम है वो इजी होता है उनको मॉडिफाई करना। इसकी 3 टाइप्स होती हैं: प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर जो कोड है वो एक सीक्वेंस के अंदर लिखा जाता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। हर एक लाइन एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये जो होता है वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा जाता है। यूजर हैव टू स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के अंदर आपने ये भी बताना होता है करना क्या है और किस तरीके से करना है। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये भी प्रोग्राम के थ्रू बताना पड़ता है कंप्यूटर को। अब वो जो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस हैं दे आर एग्जीक्यूटेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। वो एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रही होती हैं। ऐसा नहीं होता है लाइन 1 के बाद लाइन 2 चलेगी, फिर 3, फिर 4। वो ऐसा नहीं करेगा कि लाइन 1 के बाद लाइन 10 पे चला जाए, लाइन 15 पे चला जाए खुद ब खुद। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि गो टू लाइन 15 फिर तो वो चला जाएगा। अगर आपने विदाउट इंस्ट्रक्शंस लिखा है तो वो उधर नहीं जाएगा, उसको वहां पर जाने में प्रॉब्लम होगी। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो लिखी जाती हैं ताकि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जांपल पाइथन, फॉर्टन, कोबोल, एल्गोल, बेसिक, सी प्लस प्लस, पास्कल, ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। आगे आती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं? ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स और उनके साथ डिफरेंट प्रोसीजर जो कि प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, उनके साथ ये किसी भी चीज़ जो उस कोड को इम्प्लीमेंट करती हैं। ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव आप इसको कह सकते हैं कि इसके साथ डिफरेंट क्लासेस होती हैं और क्लासेस के जो अंदर होते हैं वो मेंबर फंक्शंस होते हैं। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इन लैंग्वेजेस को OOL यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं
ऑब्जेक्ट्स आर द डोर्स टू एंटर इन अ रूम ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो जो भी आपने कोड लिखा होता है उसके लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट्स बिहाइंड रिलेटेड डेटा, जो कि रिलेटेड डेटा को बाइंड कर रही होती हैं फंक्शंस को इनटू एन ऑब्जेक्ट एंड एनकरेज द रीयूज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट विद इन द सेम एंड अदर प्रोग्राम्स। यानी आपने कहीं पर एक फाइल लिखी है, उसके अंदर आपने क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं और डेटा मेंबर्स हैं, तो वो जो भी सिमिलर रिलेटेड डेटा और फंक्शंस होंगे वो ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको बाइंड करके एक सिंगल पीस बना दिया जाता है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस फंक्शन उस डेटा को बार बार यूज कर सकते हैं जब भी चाहें कहीं पर भी। अदरवाइज अगर ये ऑब्जेक्ट्स ना हो तो आपको वन बाय वन हर चीज लिखनी पड़ती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये और भी लैंग्वेजेस हैं, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आती हैं। और ये आगे आती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, ये सॉरी मैंने ऊपर ये मिस्टेक कर दी है, मैं ज़रा इसको ठीक कर देता हूँ। ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, नॉन प्रोसीजरल, जस्ट अ सेकेंड, कॉपी नहीं हुआ, मैं इसको टाइप कर लेते हैं हम, नॉन प्रोसीजरल। ये जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं कि इसके अंदर एक तो आपने व्हाट टू डू तो करना पता चल जाता है कि जी क्या करना है, कैसे करना है वो आपके बताना आपके लिए कंपलसरी नहीं होता, वो खुद से डिसाइड करते हैं पूछते हैं हाउ टू डू, कैसे करना है, ठीक है। ये मोस्टली क्या होती है, इनको आप एप्लीकेटिव या फंक्शनल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। ये मोस्टली फंक्शंस से दूसरे फंक्शंस बनाने के लिए भी इनको हम यूज़ करते हैं कि इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन फ्रॉम अदर फंक्शंस टू कंस्ट्रक्ट मोर कम्प्लेक्स फंक्शन, कि एक फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने दूसरे फंक्शंस बनाने हैं कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। इन लैंग्वेजेस के अंदर क्या आती हैं कि एसक्यूएल, प्रोलॉग, लेस्प, ये सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर आती हैं और ये जो है प्रोग्राम्स को थोड़ा एक्सेलरेट करती हैं और इसके अंदर जो कोड होता है वो थोड़ा कम कर दिया जाता है और ये मोस्टली आपके पास रिपोर्ट जनरेशन और डेटाबेस एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ होती हैं। हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस को हमने डिस्कस किया, इसमें अगर हम थोड़े से डिफरेंसेस की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट टू लर्न। क्यों होता है, क्योंकि ये लो लेवल 0-1 के फॉर्म में एक तो होती हैं और इंसानी लैंग्वेज से दूर दूर तक इनका वास्ता नहीं होता, ठीक है। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, जिस तरह हमने देखा एन वर्ड प्रिंट के वर्ड्स हम उसमें यूज कर रहे हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में ये सब नहीं होता। प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लोअर इन एग्जीक्यूशन, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम है ये फास्टर होते हैं। रीजन क्या है कि कंप्यूटर डायरेक्टली इजीली अंडरस्टैंड कर रहा होता है लो लेवल लैंग्वेज को, तो इसलिए वो जल्दी से प्रोसेस कर लेता है। जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसको प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, वो पहले ट्रांसलेट होगा, कन्वर्ट होगा लो लेवल लैंग्वेज में और फिर उसने एग्जीक्यूट होना है, तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये हार्डवेयर लेवल पर जाकर प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं ये हार्डवेयर लेवल पर जाकर प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ज़रूरत उसकी नहीं होती, क्योंकि आपने हार्डवेयर लेवल पर जाके बात ही नहीं करनी होती, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में आपको हार्डवेयर का डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। कोड है तो कोड्स की हम बात करते हैं, दो तरह के कोड होते हैं, अभी हमने ऊपर बार बार प्रोग्राम या कोड, प्रोग्राम को ही हम कोड भी कहते हैं। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम लिखते हो उसको कहा जाता है सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो ये जो सोर्स कोड है वो भी डायरेक्टली कंप्यूटर पर डायरेक्टली एग्जीक्यूशन उसकी नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, तो वो पहले कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में और फिर एग्जीक्यूट होता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम लिखते हो उसका नाम ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड होता है और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। तो हम चूंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस आजकल यूज कर रहे हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो ट्रांसलेटर के थ्रू उसको पहले ट्रांसलेट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, फिर ऑब्जेक्ट कोड रन होता है कंप्यूटर के ऊपर और फिर उसकी आउटपुट आती है ऑब्जेक्ट कोड में और ऑब्जेक्ट कोड से वापस वो सोर्स कोड के थ्रू आपको कन्वर्जन होती है ट्रांसलेटर के थ्रू
और आपके पास आप ही की लैंग्वेज के अंदर जिस तरह से आपने लिखी होती है इंस्ट्रक्शंस, आपको आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाती है। ये ट्रांसलेटर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखने जा रहे हैं कुछ कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं। आप प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप देखेंगे आपको बहुत सारे एरर्स मिलते हैं। उन एरर्स की बात करते हैं कि कंप्यूटर में कम अक्रॉस एरर वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो, इंसान है तो इंसानों से गलतियां होती हैं, वैसे ही प्रोग्रामर से भी गलतियां हो सकती हैं जब वो प्रोग्राम लिख रहा होगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन एरर्स का नाम हम कहते हैं बग्स, ठीक है। और ये जो बग होता है इसको फाइंड करना और फिर इस बग को रिमूव करना, इस एरर को रिमूव करना, इस प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है डीबगिंग। तो ये बग और डीबग करना, ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। आप जब आगे प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे और उसमें एरर्स आएंगे तो वहाँ पे बग और डीबग के वर्ड्स यूज होंगे। या आप जब स्कूल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें भी बगिंग और डीबगिंग के बारे में बात की जाती है। एरर की बहुत सी टाइप्स होती हैं, मेन इसकी 3 टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर कहते हैं कि जब प्रोग्रामर जो है वो उसने प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम के अंदर ग्रामर की एक या एक से ज़्यादा जो रूल्स हैं किसी भी लैंग्वेज की, हर जिस तरह हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, ठीक है, इन सब की ग्रामर्स हैं, अपनी अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो जब कोई भी प्रोग्राम उस रिलेटिव उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रूल्स एंड रेगुलेशन को वायोलेट करता है तो एक एरर अकर होता है और उस एरर का नाम हम रखते हैं सिंटैक्स एरर। ट्रांसलेटर जो होता है जिसको हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं, ये अभी हम अगली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये उन एरर को डिटेक्ट करता है जैसे ही आपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांसलेटर है वो फौरन बता देगा कि जी इसमें एरर है, ठीक है। अगर उसमें एरर है तो फिर वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, प्रॉपर्ली उसको रन आप नहीं कर सकते। दूसरा एरर आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन। यानी प्रोग्राम चल रहा है, चलते चलते बीच में कोई इलीगल बात आ गई जैसे डिवाइडिंग बाय जीरो, तो ये इसका आंसर नहीं आता, इन्फिनिटी आंसर होता है, अनडिफाइंड आंसर होता है। इस तरह के रन टाइम पे कुछ एरर आपने चलते चलते दरमियान में अचानक से एरर आ गया, ठीक है। तो मसलन आपने कहा जी फलां जगह से कॉपी करना है और जब उस लाइन में गया और उसने देखा जी फलां फोल्डर के अंदर जो कुछ है उसको दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है और वो वहाँ पे कॉपी करने के लिए गया और उसको वहाँ पे कॉपी ही नहीं मिली, वो फाइल ही नहीं मिली जिसको उसने कॉपी करना है, तो क्या होगा, अचानक ये एक इलीगल बात होगी ना। आपने कहा है कि वहाँ उस फोल्डर में चीज़ पड़ी है उसको कॉपी करे, लेकिन वहाँ पर नहीं थी, तो ये भी क्या है, एक रन टाइम एरर है। आपने किसी पर्सन को कहा कि जी अच्छा आप आ रहे हो तो रास्ते में फलां जगह पर मेरे से पैसे ले लेना है और फिर आपने आगे चले जाना है अपना जो भी काम करना है, जा रहे थे आप, तो आप वो पहुंच गए और आगे से आप मौजूद नहीं होते। जब वो वहां से चला था उसको नहीं पता था कि आप वहां पे होगे कि नहीं, लेकिन जब वो आपको आपकी उस बताइए लोकेशन पे पहुंचता है आप उसको नहीं मिलती हो, ये एक एरर है, ठीक है। इस तरह के एरर को हम रन टाइम एरर कहते हैं। और जब रन टाइम एरर अकर होता है तो कंप्यूटर जो होता है एग्जीक्यूटिंग स्टॉप कर देता है और फिर एक डायग्नोस्टिक मैसेज डिस्प्ले करता है कि ये इस तरह का एरर आया है और उसका मुझे तो ये कुछ समझ आ रहा है, बाकी आप खुद इसको देख लें। तीसरी टाइप जो मेन होती है उसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर नाम से ही जाहिर है कि लॉजिक गलत बनी होती है कि आपने कोई एक फॉल्टी एल्गोरिथम लिख दिया है, गलत तरीके से चीज को गाइड कर दिया। आपने कैलकुलेशन करनी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और आपने उधर फॉर्मूला लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। या आपने दो नंबर्स को ऐड करना आपको कहा गया और आपने उधर गलती से दोनों नंबर्स के दरमियान में माइनस लिख दिया, आंसर तो आया लेकिन क्या लॉजिक गलत है आपकी, ठीक है। तो जो ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल से लो लेवल में आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहा होता है वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। जब वो डिटेक्ट नहीं करेगा तो आपको एरर मैसेज भी नहीं आएगा और कंप्यूटर को ट्रांसलेटर बताएगा भी नहीं कि जी आपका एरर आ गया, वो आपको कोई ना कोई आंसर दे देगा, ठीक है। और इस एरर की वजह से आपका प्रोग्राम रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू रहता है, वो प्रोसेसिंग जारी रहती है। इसलिए इस तरह के एरर्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं
डिटेक्शन में उनकी डिटेक्शन डिफिकल्ट होती है। जैसा कि आप देख रहे होते हैं, आप अगर कभी आपने मैथ्स का स्टूडेंट रहे हो तो आपने मैथ का 3 पेज के ऊपर 4 पेज के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और आपने उसका सोल्यूशन लिखा है और आपने देखा कि आपने 3rd या 4th लाइन के अंदर ही गलती कर दी थी प्लस माइनस की, और उसके बाद आपने कुछ 60 स्टेप्स लिखे हैं और वो सभी के अंदर वो गलती कंटिन्यू रही, तो उस एक गलती की वजह से 10 और गलतियां हुई और एंड पे आपका आंसर जो है वो गलत आया है। तो ये क्या था एरर जो था, इस एरर को हम कहते हैं लॉजिकल एरर। आंसर तो आया ना आपका लेकिन वो गलत था। ठीक है, तो जो लॉजिकल एरर है उसको आपने कैसे डिटेक्ट करना है, उसको आप रिकॉग्नाइज जस्ट कर सकते हो उसकी रॉन्ग आउटपुट पे, कि जब उसका आंसर आया और वो गलत है तो उस पर ही आपको पता चलता है। और लॉजिकल एरर जो है अगर आपने उनको डिटेक्शन वगैरह करनी होती है तो जाहिर बात है आप उसकी थॉरोली टेस्टिंग करें, प्रोग्राम को बार बार चेक करें क्या मेरा हर जगह पर मेरी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब लैंग्वेज प्रोसेसर्स की हम बात कर रहे थे, तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। तो प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन कंप्यूटर डायरेक्टली। तो क्या होता है कि आपने सी प्लस प्लस में लिखा है कोड, आपने पाइथन में लिखा है, आपने फॉर्टन में लिखा है, आप कोबोल में लिखा है, जावा में लिखा है, डायरेक्टली तो वो रन नहीं हो सकता कंप्यूटर के ऊपर। तो फिर क्या होता है कि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जरूरी है एग्जीक्यूशन से पहले। लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट दीज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी जो सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में जो सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करता है उसे हम ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। और हर लैंग्वेज का अपना ही एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, उसके अपने ही अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हुए उसके साथ वो जब आप कंप्यूटर पे उस लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ उसका ट्रांसलेटर भी इंस्टॉल हो जाता है। 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है कंपाइलर। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। वो पूरा का पूरा कोड पकड़ता है और एक ही दफा उसको ट्रांसलेट कर देता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ आप समझ लें उसको इकट्ठा ही वो ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, द कंप्यूटर चेक ईच स्टेटमेंट एंड जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शन। कंपाइलर जो होता है ये सिंटैक्स एरर चेक करता है। A source code cannot be compiled if it is containing some kind of error। वो पूरा प्रोग्राम पकड़ेगा और उसको एक ही दफा देखेगा, बीच में कहीं पर भी उसको एरर मिलेगा तो वो आगे चलेगा ही नहीं और एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर आपका जो है वो उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। दूसरा है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेटर होता है लेकिन ये क्या करता है, एक स्टेटमेंट को एक वक्त में ट्रांसलेट करता है। 20 लाइंस का कोड था, कंपाइलर ने 20 की 20 लाइन को इकट्ठा देखा और उसको 16वीं 17वीं लाइन पे एरर मिला, वो रुक गया, उसने कहा जी इसमें मसला है पहले इसको ठीक करें। लेकिन इंटरप्रेटर ने क्या किया, 15th लाइन या 16वीं लाइन पर मसला है तो उसने पहले 15 लाइनें एग्जीक्यूट कर दी और आपको उसको आंसर भी दे दिया। ठीक है, और 16वीं लाइन पे जाके कहता है अब इसमें मसला है उसको ठीक करें, लेकिन पहली 15 लाइनों का आंसर वो दे चुका होता है। ठीक है, सो कहीं पर भी एरर आता है तो वहां पर ये स्टॉप हो जाता है। इसका मेन एडवांटेज क्या है कि इसको आप इजीली उस एक लाइन के ऊपर जाकर एरर को ढूंढ सकते हैं और उसको फौरन ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर एरर नहीं होगा वो चीज चलती जाएगी, जहां पर एरर होगा वहां पर ये रुक जाएगा और उसी लाइन के ऊपर ये रुक जाएगा। ठीक है, और फिर असेंबलर होता है। असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली लैंग्वेज का कोड मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, इसे असेंबलर कहते हैं। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज से इसके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं और उनको हम IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है हमारे पास। ये हर लैंग्वेज के अपने अपने होते हैं और समटाइम डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उनका सेम IDE होता है, एक ही सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है। तो कुछ के अंदर कंपाइलर होता है और कुछ में इंटरप्रेटर होता है। इनमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो कंपाइलर होता है ये कन्वर्ट करता है मशीन कोड में पूरा का पूरा प्रोग्राम, जबकि जो इंटरप्रेटर ये लाइन बाय लाइन कन्वर्जन कर रहा होता है। कंपाइलर जो है ऑब्जेक्ट कोड की फाइल बनाता है लेकिन ये जो इंटरप्रेटर है ये ऑब्जेक्ट कोड की फाइल नहीं बनाता।
कंपाइलर जो है हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है तो कि बार बार आप उसको यूज कर सकते हो उस कन्वर्जन को। लेकिन ये क्या है, इसने हर बारी ही कन्वर्ट करना है, इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन जब भी आप उसको चलाओगे वो हर बारी उसको कन्वर्ट करेगा। लेकिन कंपाइलर ने उस एक कोड को एक ही बार कन्वर्ट करके रख लेना होता है, फिर आप चाहे उसको 1000 बार यूज करो वो बार बार उसको कन्वर्जन नहीं करेगा। और कंपाइलर की एग्जीक्यूशन फास्ट होती है और इंटरप्रेटर की स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? कि इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन चलना है, इसलिए एक एक पॉइंट को वो देख रहा होता है, उसको टाइम लगता है। ये जो कंपाइलर होता है ये पूरे प्रोग्राम को एक दफ़ा चेक करता है, कहीं पर एरर होता है तो उसको डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। और जो इंटरप्रेटर होता है ये जहां पर जिस स्टेटमेंट में एरर आएगा तब शो करेगा, वरना नहीं शो करता, ठीक है। कंपाइलर के लिए आपका डीप नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंटरप्रेटर के लिए आपका डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हुसैन साजिद ऑफिशियल फेसबुक पेज है, हुसैन साजिद ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ये ईमेल एड्रेस है और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके थ्रू मेरे से बातचीत कर सकते हैं। और कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, आप क्लियर कर सकते हैं। आपको इन नोट्स की ज़रूरत है तो आप मेरे ये तीनों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करें और हुसैन साजिद के नाम से फेसबुक पेज है इसको भी लाइक करें और यहाँ पर इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा या व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।